स्वागत साथियों। आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं बुद्धिजीवी वर्ग का। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव बुद्धिजीवी वर्ग श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार रेलान जी, जो कृष्णचंद्र रेलान जी, जो पूर्व में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ 3 राज्यों के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल उनके बुद्धिजीवी वर्ग के प्रभारी हैं। मैनिफेस्टो कमेटी जो है हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की है, उसके मेंबर हैं। और उनके साथ ही हमारे सम्माननीय कांति भाई जी, जो हिसार लोकसभा के प्रभारी हैं, जो कई महीनों से अथक प्रयास जो है यहाँ पर पार्टी के लिए कर रहे हैं, सबको संगठित करने में और पार्टी को आगे बढ़ाने में। इनके साथ ही योगेश कुमार सियाग जी हैं, जो हमारे हिसार जिला के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ प्रवेश त्यागी जी हैं, जो हमारे 3 विधानसभाओं के प्रभारी हैं। और उनके साथ मैडम हैं रूपल पटेल जी, ये महिला विंग की जो है प्रभारी हैं हमारे हिसार पार्लियामेंट की। तो ये हमारे सम्मानीय आमंत्रित महानुभाव, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और आपको अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनसे रूबरू होने की तैयारी करें। जी सर, आज का जो आपका दौरा है, एक मिनट बेटे, पहले मैं अपनी बात कर लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। पत्रकार और छायाकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा परिचय डॉक्टर राजवीर सिंह मोर जी ने आपसे करवा दिया है। डॉक्टर राजवीर सिंह मोर जी, जिन्होंने ये आयोजन किया, हिसार लोकसभा क्षेत्र के हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजे गए प्रभारी श्रीमान कांति भाई जी, विधानसभाओं के प्रभारी प्रवेश जी, मैडम पटेल जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता सिहाग जी, मैं आज हिसार लोकसभा क्षेत्र में ये पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। अब तक 7 लोकसभा क्षेत्रों में मैं कर चुका हूँ और 3 में मेरी ये वार्ता परसों है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हिंदुस्तान में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी वो कहते हैं, हम तो उनको भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं। अब मैं हरियाणा की बात कर दूं, आज पूरे हरियाणा में ऐसी हवा चल रही है इंडिया गठबंधन की कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 11वीं सीट हम करनाल विधानसभा से जीतेंगे। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मौजूदा मुख्यमंत्री वहां से सीट हार रहा है। 11 सीट हो गई और जब यहां से हम जीतेंगे, 4 महीने के बाद चुनाव होगा। वैसे तो अभी इनकी सरकार अल्पमत में है, 4 महीने के बाद चुनाव होगा, तब हरियाणा में कांग्रेस की 2005 वाली स्थिति आएगी और 67 सीट जीत करके चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि पिछली बार इनकी 10 की 10 सीटें आई थी लोकसभा में और 79 सीटों पर ये लोग विधानसभा में जीते थे। जब विधानसभा का चुनाव हुए 40 पे रह गए और जब हम 10 की 10 सीटेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आंधी चलेगी कि नहीं।
सर आंधी तब चलेगी जब कांग्रेस के अंदर गुटबंदी खत्म हो जाएगी। गुटबंदी अभी आपने नाम लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी चुनाव हुए नहीं है, एमएलए आए नहीं है, एमएलए नहीं तो सुनेंगे, अभी आप कैसे घोषणा कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री? मैं घोषणा नहीं करता। अभी आपने कहा है। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की घोषणा नहीं करता, ना मेरा ऐसा व्योत है, ना मेरी ऐसी औकात है। ये तो विधायकों का और हाईकमान का फैसला होगा। मेरी बात को इसको एडिट कर देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे अभी यहाँ चुनाव हो रहे हैं, हिसार लोकसभा में जो हमारा प्रत्याशी है उसका रोड मैप बताइए कि अगर हम उसको चुन लेते हैं, अगर यहाँ की जनता उसको चुन लेती है और अपना सांसद बना देती है, तो वो हिसार के क्षेत्र के अंदर क्या विकास के कार्य करेगा, उसका रोड मैप बताइए। जब मैं जयप्रकाश जेपी जी की बात करता हूँ तो वो भी छोटे थे, हम भी तब छोटे थे। प्रोफेसरी के साथ साथ हमें भी चुनाव का कीड़ा था। जब मैं देखा करता था इस व्यक्ति को, जानता था ऐसा संघर्षशील, ऐसा दबंग और अपने साथियों को और अपने वोटरों को काम करने की जो उसकी शैली है, जबरदस्त। ऐसी जबरदस्त शैली शायद ही किसी नेता की हो। मुझे आज भी वाजपेयी जी के टाइम में जब ये सांसद थे और वहाँ संसद में जब बोल रहे थे, संगमा जी स्पीकर थे, उनको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ा, अरे जेपी जी हो गया बहुत होगी बात। लेकिन ऐसा धारा प्रवाह भाषण बोलते हैं और ऐसे दबंग आदमी हैं, नीडर। मैं कहता हूँ हर राजनेता को ऐसा नीडर होना चाहिए। पहले भी यहाँ से सांसद रहे, अब की बार वो सांसद बनने जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको विधानसभा का भी लोकसभा का अनुभव है और इस लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जानते हैं, बच्चे बच्चे को जानते हैं। तो क्या विकास के कार्यक्रम करेंगे? बहुत विकास करेंगे। इतना ये जो मैंने मैनिफेस्टो की और ये बातें बताई ये तो हैं ही। इसके अलावा आज मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं, उन्होंने एक बात बताई, कहते जी पिछले चुनाव की एक बात बताता हूँ आपको। पीछे गांव गया है, उसमें एक गली में 200 बुट्टे हैं। उस गली की समस्या क्या थी कि तारें बिजली की ऐसी लगी हुई थी, खंबे नहीं थे, पोल। जब ये सारे साथी वहाँ गए जयप्रकाश जी गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारी ये तारें बदलवा दो, खंबे लगवा। एक छोटा सा उदाहरण पत्रकार ने, 1 मिनट पूरी कर दूँ मैं बात, तो होगी शॉर्ट एंड। तो जी उन्होंने कहा, जब इन्होंने साथियों ने जयप्रकाश जी से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है एसडीओ साहब, खंबे आज ही डलने चाहिए वहाँ, तार तो चाहे तो 2 दिन में लगा देना। ये सवेरे गए थे, शाम तक वहाँ खंबे पहुँच गए। नहीं तो आपने देखा है कि फाइलें इधर से उधर कैसे लटकती रहती है इस देश में। हाँ जी, अब आप कह रहे हैं कि बड़े ही संघर्षशील और बड़े ही विकास पुरुष और आपने सारी उपमाएं दी अपने प्रत्याशी को, लेकिन जो तीनों प्रत्याशी हैं वो आपके प्रत्याशी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ग्रीन ब्रिगेड के सरगना रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग के सरताज रहे हैं, लूट झूठ और भय की राजनीति करते हैं। देखिए, भी कहा गया है कि हिसार के पटेल नगर में गोलियां चलवाई उन्होंने, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो इनके विपक्ष में एक ही परिवार के तीनों प्रत्याशी हैं, पहले तो उनसे पूछ लो कि भी उनकी आपस में तीनों की बनती है कि नहीं, एक बात। और वो तीनों कौन सी फैक्ट्री से निकल करके आए हैं? एक ही परिवार से निकल करके आए हैं। आपको पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उस परिवार की जो है वो क्या इमेज है, क्या छवि है हरियाणा में। पुरानी बातें कहूँगा, महम से लेकर के कितनी चर्चा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आज नहीं, ये तो महम में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चौधरी रणजीत सिंह ने ये आरोप लगाया है कि चौधरी देवीलाल के अगर राजनीतिक जीवन में कोई धब्बा है तो वो जयप्रकाश है, उन्होंने ही महम कांड करवाया। चौधरी देवीलाल के जीवन में कोई धब्बा नहीं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीवन में धब्बा है। क्या? कंडेला में वो किसान की राजनीति करते हैं, और कंडेला में कितने किसान मरवाए थे? पिछले हमारी सरकार थी, कांग्रेस की 10 साल रही, एक भी किसान की हत्या की बात बता दो आप, बोलिए।
सर जो मैंने प्रश्न किया आपने उसका जवाब दे दिया बहुत सुंदर ढंग से। सर हिसार के अंदर आप कह रहे हो जयप्रकाश जी बढ़ोतरी है, पर यहाँ गुटबंदी सबसे ज़्यादा दिखी जा रही है। हुड्डा गुट को छोड़कर अभी तक यहाँ किरण, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी, उनके गुट का कोई भी अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं बताता हूँ, शैलजा जी तो स्वयं चुनाव लड़ रही है, अपना चुनाव छोड़ करके कैसे जाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कल आए थे, जयप्रकाश जी उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आपका पूर्ण रूप से समर्थन है। और कौन रह गया जी? सर आप कह रहे हो तो गुटबंदी कहाँ है? आप कह रहे हो शैलजा जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के भी तो काफी नेता है जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कौन जा रहा है बताइए? रणजीत सिंह जी के नहीं, आस पड़ोस में तो हमारे लोग भी आ रहे हैं और शैलजा जी भी आ जाएंगे, अब तो कई दिन पड़े हैं। अब इसे किरण जी तो चुनाव नहीं लड़ रही। हाँ, किरण जी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन वो उनकी शैलजा जी की मदद कर रही हैं। लेकिन ये है कि भाई अगर शैलजा जी की बात कर रहे हो, वो भी आ जाएंगी जब समय लगेगा। बीच में छोड़ के वो सिरसा चले गए। हाँ, आ जाएंगे वो भी, सिरसा नहीं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी पर ये तो कुछ लोगों की, और मैं आपका तो खरा आरोप नहीं लगाता, लेकिन कुछ लोगों की देन है जो गुटबंदी की बात करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल कुरुक्षेत्र लोकसभा में 5 रैली की। सिरसा कब जाएंगे सर? जाएंगे। और आज करनाल में 5 रैली की। ऐसे ही अब वो फरीदाबाद में की, उन्होंने यहाँ की, सब जगह करने जा रहे हैं। और 2 दिन के बाद आपको बता रहा हूँ, 3 दिन रह जाएंगे ना, जब राहुल जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, और कहीं राहुल जी कहाँ आएंगे? देखो अभी तो निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन संभावित है। निर्धारित हो चुका है, 22 तारीख को आएंगे। और कहाँ आएंगे? कहाँ? दादरी में आएंगे। अब दादरी में आएंगे, लेकिन सब जगह तो आ नहीं सकते ना। नहीं, सब जगह नहीं आएंगे। हाँ, जहाँ हुड्डा जी चाहेंगे वहीं ऐसा करेंगे, जैसे 4 सीट है, अमित शाह 20 जनवरी 4 सीट के बीच में एक रैली कर दी। उधर हमारे नॉर्थ में 4 सीट है, उनके बीच में एक रैली कर दी। राहुल जी सिरसा में जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। प्रियंका जी आएंगी, रोड शो करेगी। और हो सकता है वो 2-2 दिन दें, हो सकता है 3 दिन भी दे दें, क्योंकि 20 में वहाँ रायबरेली में चुनाव है, और वैसे भी पूरे देश में तुरंत फ्री होकर के हमारे यहाँ चुनाव के लिए आएंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर आपने 10 की 10 सीटों की बात की है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो रोहतक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, वहाँ पर की जो स्थिति है इतनी अनुकूल नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहें? जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये सवाल तो मुझे निरर्थक लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हिंदुस्तान का क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, और पूरा मीडिया कह रहा है कई लाखों वोटों से जीत रहे हैं। और अरविंद शर्मा जी तो बुरी तरह से फंस गए हैं, और जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा है कि भाई अब की हार जाएगा यार, पीछे धक्के से जिताया। सर गुटबंदी का उदाहरण देता हूँ आपको। अभी यहाँ से फारिग होने के बाद अगर आप कांग्रेस भवन में जाएंगे, कांग्रेस भवन में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, और सभी के ऊपर जिन्होंने भी प्रत्याशी हैं या होने वाले प्रत्याशी हैं, सब ने हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा का, हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा का, इनके सभी उनके फोटो लगा रखे हैं। किसी ने भी किरण चौधरी का नहीं लगा रखा, किसी ने शैलजा का नहीं लगा रखा। शैलजा जी का एक पुराने समय में जब वो थी यहाँ पे प्रदेशाध्यक्ष थी, उस समय एक लगा था, उसके ऊपर भी लोगों ने लगा दिया। अच्छा ये बताओ मित्रों, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का फोटो है वहाँ? है, छोटे छोटे हैं, बेशक छोटे, लेकिन हमारे असली नेता तो वो है। बाकी तो हम सब, चाहे हुड्डा जी है, शैलजा जी, सब कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात, गुटबंदी है ना जी, गुटबंदी कहीं नहीं है, किसी भी प्रकार की गुटबंदी नहीं है। और मैं बताऊं, आप संगठन में जैसे मेरे पास पद है, हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं दिल्ली से, राहुल जी ने भेजे, मुझे कल को हटा के कुछ और जिम्मेवारी दे दो। जब मैडम शैलजा जी थी प्रदेश अध्यक्ष, स्वाभाविक था कि उनके लगने हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा पद है। दूसरा पद कौन सा होता है? विपक्ष का नेता।
वो कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के हैं। नेता किरण चौधरी तो नहीं है कहीं भी। विपक्ष के नेता कैसे है वो? कैसे नहीं है? विधानसभा में है वो। अब विधानसभा में तो बाहर तो नहीं है। अरे विपक्ष का नेता विधानसभा में ही होता है, बाहर भी वही होता है। बाहर नहीं होता जी। बाहर भी वही होता है साथी। साधारण विधायक हैं, कुछ भी नहीं नहीं, उनको कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। सुनिए, पायलट गाड़ी है, कैबिनेट रैंक है। संगठन में दो ही पद होते हैं स्टेट में, सरकारी 2 ही पद होते हैं, पार्टी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। अगर मुख्यमंत्री है तो वो नेता। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आप बुद्धिजीवी वर्ग के राष्ट्रीय महासचिव जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को मैं ले रहा हूँ। आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग या खिलाड़ी वर्ग, ये इस तरह के जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं या विभाग बने हुए हैं, वो अपने कार्यक्रम जब चुनाव होते हैं तभी आते हैं। क्या बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज को दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए जो सम्मेलन आज आप कर रहे हैं वो पहले नहीं करना चाहिए था? आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप कभी नहीं दिखाएंगे ना? सुनिए, मुझे अभी 6 महीने पूर्व बनाया गया है। आपके संज्ञान में ला दूं, हरियाणा में हमारे 22 जिले हैं ना जी, लगभग 18 जिलों के अध्यक्ष बन चुके हैं। सुनिए, हिमाचल प्रदेश का प्रभारी हूँ। हिमाचल में जिला अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी बन चुके हैं। आप कहते हैं संगठन नहीं है। और दो जिला अध्यक्ष हमारे जल्दी बनने वाले हैं, 4। मैं तो 3 अध्यक्ष देख चुका हूँ सर जी। पहले अशोक तंवर थे, फिर शैलजा, नहीं वो तो पीसीसी उदय भान है, हम तो उनके अंडर है ना जी। वो पीसीसी अध्यक्ष। अच्छा, वो ऊपर वाला संगठन की बात करते हैं। हमारा संगठन हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता इतने ज़बरदस्त हैं, इतना उत्साह है उनमें, वो कहते हैं कि हमें किसी प्रकार के पद की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरा वोट करनाल लोकसभा के अंतर्गत नीलोखेड़ी विधानसभा में आता है, कारसा गाँव। मुझे पार्टी ने, प्रभारी जी ने, उमाशंकर पांडे जी हमारे वहाँ, उन्होंने 7 बूथ दिए राष्ट्रीय महासचिव को। AICC में ऑफिस है हमारा, और मैं उस दिन 7 बूथों की एक बार चक्कर लगा चुका हूँ। 7 बूथों पे वो जो बूथ अध्यक्ष को नियुक्त कर चुका हूँ। तो इसलिए संगठन के सारे लोग हमारे PCC मेंबर बने हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे AICC मेंबर बने हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, हमारा पूरा OBC का संगठन खड़ा है, हमारा SC विभाग का संगठन खड़ा हो चुका है, पूर्व सैनिक का संगठन खड़ा हो चुका है, हमारा बुद्धिजीवी सेल का संगठन खड़ा हो चुका है। सारे संगठनों की हमारी ड्यूटी लगेगी है। ये सारे जिला अध्यक्ष कौन है? अभी बनाएंगे। पिछले 3 साल से पहले कौन था? नहीं, 3 साल से मैं नहीं था जी, मैं नहीं था जी। हमारी बुद्धिजीवी सेल का पूछ रहे हो क्या? बुद्धिजीवी का बता नहीं, जनरल बॉडी का हमारा बहुत जल्द इस चुनाव के बाद संगठन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। सर, आप अपने अभी वक्तव्य में जब आपने पत्रकारों को संबोधित किया, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी जात पात में बांट रही है। कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी मुझे बता दीजिए कि जो जातिगत वर्गीकरण के हिसाब से टिकट ना देती हो। आज आप हम हिसार लोकसभा में बैठे हैं, यहाँ की भी बात करें तो चारों पार्टियों ने ही जाट कैंडिडेट उतारा। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 जाट को दिया है, हमारी पार्टी ने भी सिर्फ 2 जाट को दिया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया करते थे। तो हम कहाँ जात पात की बात करते हैं? सक्षम व्यक्ति आप, मैं बताता हूँ, सुनो, प्रधानमंत्री जी सुनिए, सक्षम है ना वो। प्रधानमंत्री जी ने, हमारा कोई फैसला मैं थोड़ी करता हूँ, नीचे से संगठन से चर्चा और वो सारा सर्वेक्षण होकर के बात जाती है, फिर प्रदेश नेतृत्व के पास जाती है, प्रदेश नेतृत्व ऊपर भेजता है, फिर ऊपर हाईकमान फैसला करती है। आपको मैं बता देता हूँ, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी पे विकास का मुद्दा तो है नहीं, झूठ बोलने के सिवाय। अब मुसलमान पे आ गए। चुनाव आयोग को मैं कहता हूँ, प्रभु है तो इन्हीं का, इनके खिलाफ कोई एक्शन लो। हमारे खड़गे जी के हेलीकॉप्टर के आप तलाशी लेते हो, और उनका कोई मंत्री जाए उसमें जो मर्जी शराब ले जाए, जो मर्जी नोट ले जाए, कोई नहीं रोकने वाला। और वो मुसलमान की बात कर रहे हैं अब 2-3 दिन से।
सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर दिया, पाकिस्तान ले आते हैं रोज। आप ये अभी आपने वक्तव्य में ये कहा कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। जी, पिछले विधानसभा में सरकार थी आपकी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जी सर जी। उससे पहले भी राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम किसानों के ऋण पहली कलम में माफ करेंगे। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कितने किसानों के ऋण माफ हुए और कितनी राशि के ऋण माफ हुए, आप बता दीजिए। आप मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में और वहाँ जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, वो इन्होंने हटा दी। अब बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, मैं किसान की भी बात बता रहा हूँ। हमारी सरकार क्या हुआ क्या हाँ, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी किसानों के ऋण माफ़ किए हैं। और अब जो कह रहे हैं, क्योंकि आज मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सच्चाई चीन के समान की, चीन का चाइनीज समान, और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। सर आप ओल्ड पेंशन स्कीम का कह रहे हैं, गांव में सर्वे के लिए हम गए थे, वहाँ काफ़ी लोग कह रहे थे वाजपेयी जी ने अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर दी थी, उसके बाद 10 साल तक आपकी सरकार रही है, आपकी सरकार ने उस टाइम पेंशन बहाल क्यों नहीं की? कौन कहता है कि सैनिकों की पेंशन नहीं थी? अर्धसैनिक बलों की, अर्धसैनिक बलों की नहीं मैं कह सकता, लेकिन सैनिकों की पेंशन आपकी थी। सरकार 10 साल रही है सर। हाँ, बीच में इन्होंने की अर्धसैनिक बलों की, इन्होंने किया 10 आप कह रहे हो साल। ना भाई, हम नहीं, हम तो इनकी सरकार की बात करते हैं, आप भी इनकी सरकार की बात करो। वर्तमान सरकार की बात करना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आपने एक और वक्तव्य दिया, लास्ट सवाल है मेरा, आपने एक और वक्तव्य दिया था कि हम 33% टिकट महिलाओं को देंगे, क्या इस बार दी है? नहीं, इस बार तो लागू नहीं हुआ वो तो मोदी जी ने लागू नहीं किया जानबूझ के। नहीं, वो आपको टिकट दे सकते हो, आपको कौन नहीं, जब वो आरक्षण लागू हो जाएगा तो मजबूरी संविधान में हो जाएगा, वो फिर तो देंगे ही देंगे ना। इन्होंने तो जानबूझ के जुमला छोड़ा है। अब 29 में देखते हैं तो झूठ बोलते हैं ना, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।